द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दुबई से शरीके गुफ्तगू हैं विनोद कुमार आयर जी। वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनका ताल्लुक तो तमिलनाडु से है, लेकिन इनके पेरेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र चले गए थे, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन वो बंबई से हासिल की। वो 5 साल से दुबई में काम कर रहे हैं। इससे पहले 8 साल ओमान में काम कर चुके हैं। मराठी, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम जानते हैं। विनोद जी, वेलकम टू द शो। Thank you, sir. It's a great honor to be with you, and I've been a great fan of seeing your videos and learning from you. Thanks. थैंक यू वेरी मच। Yeah. अच्छा विनोद जी, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में काफी इंटरेस्ट लेते हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, कैसे आप देखते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को और इंडियन सोसाइटी को? क्या फर्क नजर आया आपको इन दोनों सोसाइटीज में? और आपके साथ कुछ पाकिस्तानी काम भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। जो पाकिस्तानी मेरे साथ काम करते हैं और जो एक्चुअल लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, इनमें थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा फर्क है। जो यहाँ पे मेरे साथ काम करते हैं ये ज्यादा करके मतलब इंटरनेशनल काम करते हैं, तो सभी धर्म के लोग रहते हैं इधर, तो सारे लोग के साथ एकदम मिलनसार रहते हैं और काफी अच्छी बातें होती है। और ये लोग इधर लोकल सोसाइटी के हिसाब से अडॉप्ट हो गए हैं। लेकिन जब मैं चैनल्स में देखता हूँ तो काफी रिलीजन का यूज होता है थोड़े बहुत हर विषय में। ये लोग मैं देखता हूँ, इवन इन क्रिकेट ऑल्सो आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेला और जीता, तो तब भी शेख रशीद साहब ने बोला, आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये इस्लाम की जीत है। और उन्होंने बधाई पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम को भी दिया। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इवन आपके जो वकार यूनिस हैं, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मैं भी उनका फैन हूँ, काफी बड़े आइकॉनिक स्टेटस के हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने नमाज के पढ़ा हिंदुओं के बीच में। तो ये इस तरह का जो इवन क्रिकेट मैच में भी जब आप एक थोड़ी सी बात पे रिलीजन को लेके आते, तो ये थोड़ा सा खटकता है। इंडिया में अभी क्रिकेट मैच हार गए या जीत गए, उसमें कोई हिंदुइज्म की जीत है या कोई, इसमें एक जनरल डिस्कशन हो सकता है कि कोई कौन अच्छा खेला, कोई अच्छा नहीं खेला, लीडरशिप इश्यूज था, कैप्टन सही नहीं था, ये हो सकता है कि क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से टीम की सिलेक्शन नहीं हुई, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन इसमें रिलीजन आई डोंट सी एनीथिंग। लाइक वन मोर बिग डिफरेंस व्हाट आई सी हियर इज in India you can be an non-believer of religion, you can be an atheist, or you can change your religion from Hinduism to whatever you feel when you grow up, and then you can change your religion as per your beliefs and as per what you sort of identify आप जिसके साथ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में I don't think religion change is possible. If somebody even says if he is an atheist, he would not be welcome in the society. So I have seen a lot of articles in the various newspapers where, especially in the Urdu publications, where I have seen there is a lot of what you call hatred against Hinduism, the basic tenets. तो हिंदू को जनरली ये लोग बोलते हैं स्कीमिंग बनिया और चाणक्य नीति, कौटिल्य, these up to scheming something, you would say, say राम, क्या बोलते हैं कि मुंह में राम राम बोलते हैं और बगल में चूरी होती है। इस तरह के जो कॉनोटेशंस होते हैं ना, तो इससे हमको थोड़ा दुख होता है। जनरली इंडिया में हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे ऑल लिव एज ए कॉम्पोजिट कल्चर। बेसिकली ये कॉम्पोजिट कल्चर जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी माशरे में या जो सोसाइटी में है ना, वो डेवलप हुआ है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टीशन के बाद जिस हिसाब से वो सोच रहे थे और जो बेसिस था, जो बेसिस दिया गया, आई कुड नॉट गेट इनटू पार्टीशन एज सच किस वजह से हुआ, लेकिन वो जो कॉम्पोजिट कल्चर जो बोलते हैं ना, इंडियनिज्म या पाकिस्तानिज्म, वो डेवलप नहीं हुआ है। तो पीपल आर सीइंग देमसेल्व्स एज सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, बलूची, पठान, इस तरह का वेरियस सेक्स में वो लोग अपने आप को सेपरेटली देखते हैं। सो एक कॉम जनरेट नहीं हुई है, फीलिंग ऑफ कॉम जो है ना, वो डेवलप नहीं हुई है। और जो अपने से फर्क, जो बेसिक डिफरेंस है ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और अगर आपसे कोई वो जो नॉमेनक्लेचर को अगर कोई
आपका वो अगर थोड़ा भी डिफर होता है, अगर आपसे वो मुख्तलिफ है या कोई उसके अलग तरीके से वो सोचता है, तो वो जो टॉलरेंस है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, या इमीडिएटली रिएक्शन हो जाता है. आई कैन साइट अ फ्यू एग्जांपल्स, लाइक वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है मिशाल खान, वाज ऑलमोस्ट लिंच टू डेथ, एंड थोड़ी सी बात पे. और ब्लास्फेमी के केसेस तो बहुत होते हैं. अभी मियां मिट्टू तो बहुत फेमस है आपके यहाँ. एवरी ईयर आई सी पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन का मैं रिपोर्ट्स देख रहा था. एवरी ईयर अबाउट 1,000 girl students or girl child from the age of 10 to 20, इन्हीं को दीन की दावत दी जाती है. यही लोग सोचते हैं कि they have to change the religion. उनकी जबरदस्ती शादियां हो जाती है. Even Mia Mitu is given as a celebrity status, and every political party wants to identify with him. Even the rise of TLP you can see, the Barelvis. जो TLP हुआ, जो सलमान तासिर साहब का, उन्होंने एक क्रिश्चियन लेडी को सपोर्ट किया ब्लास्फेमी के ऊपर. तो ताहे वो कादरी साहब जो आपके उनके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनको असैसिनेट किया. सो ही इज सीन एज ए ग्रेट हीरो. द हीरोज जो है वो थोड़े से गलत सेलेक्ट हो गए ऐसा मुझे लगता है. हीरो शुड बी भगत सिंह, हीरो शुड बी राजा दाहिर, हीरो शुड बी सेठ गंगाराम. दिस ऑल शुड बी द हीरोज. आई थिंक जो हीरो सिलेक्शन है, और मे बी इवन सलमान तासिर जो है, he should be the hero of Pakistan, whereas the selection of heroes also is he is seen as a great reverence. When his case was in the court, the lawyers were showering them with rose petals and all that things, so which also creates a lot of discomfort. So basically हम लोग तो वही लोग हैं इस तरफ से उस तरफ. So there is a big difference. That's what I find, because in India religion ये कोई major aspect नहीं है. थोड़ा मतलब you don't see religion, we don't wear the religion by their sleeve, but पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हर चीज पे उनके स्लीव में वो religion रहता है. That is what I have to say. That is what is a big difference. अच्छा विनोद जी, आपने कहा कि मिशाल खान जो था ऑलमोस्ट लिंच्ड, वो ऑलमोस्ट नहीं, वो तो डेफिनेटली ही वाज लिंच्ड, और एक काफी मॉब था और यूनिवर्सिटी के अंदर वो वाकया हुआ. और इसके अलावा सर, मैं 2008 में मैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग करवाई मैंने. तो उसमें जो है मुझे अभी तक याद है कि एक लाहौर से खातून आई थी, और उन्होंने मुझे बताया वहां पे, पूरी बल्कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे सबको बताया कि मेरा बेटा जो है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो चौथी या पांचवी जमात में था उस वक्त वो. तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी क्लास में एक हिंदू लड़का है, मैं उससे दोस्ती कर लूं. तो वो खातून ने कहा कि मुझसे क्यों पूछते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर लो. तो उसने कहा नहीं, असल में पूरी क्लास ने जो है ना एका किया है कि चूंकि वो हिंदू है तो उससे दोस्ती नहीं करनी. तो मुझे बड़ा शौक हुआ ये सुन के, और मैं सोच रहा था कि वो बच्चा जो है 8-9 साल का बच्चा होगा, वो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब इस तरह का रवैया वो देखता होगा. अच्छा सर, आपने कहा कि राजा दाहिर को हीरो होना चाहिए. तो सिंध में कुछ लोग हैं ऐसे जो राजा दाहिर को हीरो मानते हैं. तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को, कि कुछ लोग कहते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हीरो था, कुछ कहते हैं राजा दाहिर हीरो था. सर, एक तो जो कयाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने जो बोलते हैं कि 1947 में बना, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान उस दिन से बन गया जब मोहम्मद बिन कासिम वहां से आ गया था. मतलब जो स्टोरी बताते हैं जनरली कि उन्होंने कुछ लेडीज की चीखने की आवाज सुनी, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था, तो मोहम्मद बिन कासिम वहां से आया और उनको बचाने के इसमें फिर ही डिफीटेड राजा दाहिर. बट आई डोंट सी दैट. ऐसा तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था उस जमाने में कि वो उसको उधर अफगानिस्तान में सुनाई दिया कि ये जो खवातीन है इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो आई डोंट सी दैट वेरी ट्रू स्टोरी. मोहम्मद बिन कासिम इज डेफिनेटली, वो रौंदता हुआ आया, उसने पहले आगे लाहौर और इन शहरों को बर्बाद किया. वहाँ उनके जो एंसेस्टर्स है, जो उनके जो लेडीज है, उनके साथ लाहौर तो विनोद जी वो मेरा ख्याल नहीं आया, मुल्तान तक कहा जाता कि आए थे वो. मुल्तान तक आया था जी. वो उन सिटीज को रौंदते हुए आया था. तो वो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ही इज नॉट एन हीरो. अगर आपके ऊपर कोई तशद्दुद करके, आपको कॉन्कर करके आपको बंदी बना देता है, तो वो आपका हीरो कैसे हो सकता है. राजा दाहिर ने उसको रोका.
तो वही आपका हीरो होना चाहिए। राजा दाहिर या भगत सिंह ये आपके हीरो होने चाहिए, या महाराजा रंजीत सिंह जिनका काफी इफेक्ट रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, दे शुड बी योर हीरोज। कुछ दिनों पहले मैंने देख रहा था, एक आदमी वीडियो क्लिप देखा मैंने, एक आदमी आके वो उनका मुजस्मा था लाहौर में, तो महाराजा रंजीत सिंह का घोड़े के ऊपर, तो उन्होंने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो विच इज लाइक आई वुड से इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ हीरोज। एंड इवन आपके जो नोबेल अवार्ड साइंटिस्ट हैं, मैं नाम उनका भूल गया, डॉक्टर सलाम। हाँ डॉक्टर सलाम, उनका मैं काफी बड़ा फैन हूँ उनके वर्क्स का। सॉरी आई कुड नॉट गेट द नेम इमीडिएटली, बट उनको भी अहमदिया होने के लिए आप लोग ने उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। ही वाज सच ए ग्रेट पर्सन, वाज गिवन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, और इसी से लीगल लुमिनरी, मतलब आप आलम इस्लाम में अगर आप देख ले, बहुत कम लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, बट ही वाज वन ऑफ देम। सो एक्चुअली ही शुड बी योर हीरो। जैसे हमारे हीरो अब्दुल कलाम जी हैं, हमारे हीरो अब्दुल कलाम जी हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, ही इज अ ग्रेट पर्सन। सो हम मानते हैं उनका रिलीजन है, जैसे शाहरुख खान है या सलमान खान है, जो भी है, जो भी अचीवर है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हम मान लेते हैं वो हमारे हीरो हैं। टू सम एक्सटेंट इवन मौलाना अब्दुल कलाम जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, he was born in Saudi Arabia, then he came to India much later, but he was accepted and he was given a very prominent position in the first cabinet after independence, and his authority is accepted, so जी he is our hero. हाँ विनोद साहब, ये जो है बात आपने की कि रिलीजन अगर कोई बंदा बदल लेता है इंडिया में तो उसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती, या इवन करियर भी खतरे में नहीं पड़ता। उस पे मेरे ज़हन में मिसाल आती है ए आर रहमान, जो आपके बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। करेक्ट सर। वो तो हिंदू पैदा हुए थे और उनका पहले जो नाम था वो दिलीप कुमार था। करेक्ट। और आपके यहाँ एक मुस्लिम न्यूज़पेपर है मिली गजेट, करेक्ट। उसने 2011 में एक आर्टिकल छापा था, हिंदुइज्म इज अ वायलेंट फेथ। ओके। लेकिन उस पे भी उस अखबार के खिलाफ कोई अटैक नहीं हुआ, किसी ने उस पे उसके एडिटर को नहीं मारा किसी ने। ये वाकई अच्छी बात थी, काबिल तारीफ बात है। नहीं सर, लेकिन कोई बहुत से issue लोग सर ये कहते हैं कि इंडिया में एक तरफ तो ये टॉलरेंस है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद जो थी उसको डिमोलिश किया गया, उस पे आप क्या कहेंगे? सर बाबरी मस्जिद का हिस्ट्री अगर आप 1947 से चालू करता हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ। 1947 के बाद एक 1985 के बाद एक शाहबानू केस हुआ 1988 में, जहां पर वो एक लेडी को किसी ने तलाक दे दिया था, एंड एज पर द लॉ इनको कोई एलिमोनी नहीं मिलने वाली थी। तो वो केस जो है कोर्ट में गया और कोर्ट ने एलिमोनी अवार्ड किया। तो जब राजीव गांधी वॉज रिलेटिवली न्यू प्राइम मिनिस्टर, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतना दबाव डाला उनके ऊपर, उन्होंने जाके, जब वो मेजोरिटी में थे, 400 प्लस सीट्स थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये लॉ को चेंज करवाया और कहा कि कोर्ट विल नॉट हैव ए रूलिंग एंड कोर्ट कैन नॉट डिसाइड। उन्होंने ये जस्टिफाई कराया और उनका एलिमोनी कोई 100-150 रुपया देना था, वो नहीं दिलवाया। बट उसके बाद ये ऐसा सिचुएशन ये आ गया कि ऐसा लगा कि इसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद जो बंद थी उसका गेट खोल दिया और मूर्ति प्रकट हो गया और शिलान्यास हो गया। उसके बाद 1991 में जब ये मस्जिद टूटा तब बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट उसके पहले मैं बोल रहा हूँ वेरियस आर्कियोलॉजिकल सर्वेस वेर ऑर्डर्ड, एंड इवन द अर्लियर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो सीताराम गोयल जी थे उन्होंने भी बताया था। लेकिन जो प्रोमिनेंट है, जो मुस्लिम मिस्टर के मोहम्मद, हु वाज द हेड ऑफ archaeological survey of India, he had dug all the site, and he had found pillars and a lot of artifacts which were belonging to that age, and he had confirmed to the Supreme Court saying that there was a temple on which this mosque was built. So ये हमारा आस्था का विषय हो जाता है। जैसे आपके यहाँ मक्का मदीना है तो आप you don't question the आस्था। Even the Supreme Court case, there are two ways. The Muslims said that they framed the case as a property case, whereas the Hindus who were fighting the case, उन्होंने उसको आस्था का विषय बना दिया था। Definitely for the Hindus it was not a property, it was more of their belief। तो राम लल्ला का उधर जन्म हुआ है, ऐसी आस्था है हिंदुओं की। तो आई थिंक अगर ये देश हिंदू का एक ही देश है इंडिया, अगर इंडिया में ही अगर राम लल्ला के लिए जगह नहीं है तो ये थोड़ा सा
मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं होगी। के मोहम्मद की आपने बात की, मैंने भी उनका वीडियो देखा है, हाँ बल्कि एक से ज्यादा वीडियोस हैं उनके। तो उसमें तो वो वाकई इस बात को कंफर्म करते हैं कि इस मस्जिद के नीचे जो है वो पुराने जो रेमिनेंट्स मिले हैं कि करेक्ट। वहां पे एक टेंपल था या जो भी स्ट्रक्चर था, एक रिलीजियस स्ट्रक्चर कुछ हाँ था जी। इस तरह का। जैसा तो आपने मोहनजोदारो में आपने एक्सकवेशन किया कि कार्बन डेटिंग होती है, हर चीज आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग होती है, तो इसमें भी टेराकोटा था, उसमें नीचे कल्प ये था। तो ये सब जो है उस समय का जो आर्टिफैक्ट्स था, ये जो आर्कियोलॉजिकल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका एक लंबा प्रूफ है। ये दिस वाज साइंटिफिकली प्रूव्ड। सुप्रीम कोर्ट जनरल परसेप्शन इज सुप्रीम कोर्ट इज बायस्ड एंड देन दे गेव अस एन देयर आर अबाउट 30,000 टेंपल्स डिस्ट्रॉयड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया बाय द वेरियस इन्वेडर्स। अभी तो काशी मथुरा ये सारा कुछ जबरदस्ती तोड़ के उन्होंने बनाया है। इवन इन कश्मीर में एक काली मंदिर है जिसके ऊपर एक अभी प्रोमिनेंट मॉस्क है, अभी नाम याद नहीं है मुझे। ये डिस्ट्रॉइंग डेसिक्रेशन तो काफी हुआ है, बट रामलला, राम इज द प्रतीक ऑफ इंडिया, तो जो लॉर्ड राम है जिसको बहुत लोग रिवर्ड मानते हैं, तो ये आस्था का विषय हो गया इसमें। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी साइंटिफिक एविडेंस मांगा, इसको आस्था के ऊपर डिसाइड नहीं किया। तो जनरल परसेप्शन पाकिस्तानी में यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज बायस्ड एंड द हिंदू और हिंदुत्व और बीजेपी एंड आरएसएस प्रेशराइज द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल डिसीजंस आर बायस्ड। That would not be the case. I can also cite so many cases in Pakistan where the courts have decided and things have not happened. Even after the Supreme Court also. For example, like Musharraf. Musharraf was sentenced to hanged, but the army establishment just left him. He was easy to fly out of the country. So there are a lot of alimony is happening. But in this case of Babri Masjid, I don't think that was the case. There was a proper scientific evidence provided. और उसके बाद भी विनोद जी 5 एकड़ जमीन मेरा ख्याल दी गई है ना मुसलमानों को। जो रिवर बेड है, सरायू रिवर बोलते हैं, रिवर के उस साइड में उनको 5 एकड़ जमीन दिया गया है। वो लोग अपनी मस्जिद तामील कर सकते हैं, उनको फुल कॉम्पनसेशन दिया गया है। एंड मुस्लिम्स आर इक्वल सिटीजन्स एंड दे एंजॉय ऑल द इक्वल राइट्स इन इंडिया। इनफैक्ट उनका राइट्स बहुत ज्यादा है। इवन मिस्टर मनमोहन सिंह व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, जबकि उनको ये बोलना नहीं चाहिए था, बट दे सेड दैट Muslims are having the first right to any government scheme or any assets which the government is having. This was a statement said by Prime Minister Mr. Manmohan Singh, who is the Prime Minister of Hindus, Sikhs, Muslims, everybody. But still none of the Hindus were agitated by this statement. Even अभी जो बहुत साल तक हज जाने के लिए सब्सिडी मिलती थी, मैं जहाँ रहता हूँ बॉम्बे में एक बड़ा हज हाउस है, वहां पे लोग आके रहते हैं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं हज हाउस में आते हैं, बॉम्बे से हज के लिए फ्लाइट चलती है, इनको सब्सिडी आई थिंक लास्ट 2 ईयर से ही बंद हुआ है। बीजेपी व्हेन इट केम टू दे सी दिस एज एन अपीसमेंट, बट बहुत सालों तक उनको हज की सब्सिडी मिल रही थी, जो कि हिंदूज को कोई ऐसा सब्सिडी अवेलेबल नहीं था। सो दे वर मोर देन इक्वल। इवन द पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम्स ने बनाया, उन they can have their religious laws embedded in a constitution. So you basically have 2 constitutions running in a single constitution. So I don't have certain rights as a Hindu, but Muslims can practice that rights. Like he can have more wives, but a Hindu cannot have. So ये personal law में उनके लिए provision है. So even that has also kept in mind. और अगर Muslim is almost 20% of the population, you cannot say that they are a minority. They are a sizable you can say majority only. They cannot qualify. Minority would be Parsis, Jains, and Sikhs, which are less than 2% of our population. Parsis are only less than 1 lakh, but their level of contribution to the society is very high. Mr. Ratan Tata ho, Fali Nariman ho, so many people, and so many Muslims like Aziz Premji hai, who is the leader of Wipro. They have come to such a top level. So ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ एक गवर्नमेंट स्पेसिफाइड ऐसा कोई विलिफाइंग कैंपेन नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है, जैसा एक जनरल परसेप्शन दिया जाता है। अच्छा विनोद जी, बहुत से लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं गवर्नमेंट में, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस वक्त से मुसलमानों की जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है। कभी एनआरसी आ जाता है, कभी सीएए आ जाता है, तो मुसलमानों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं?
सर मैं इसको दो विषय में देखूंगा, आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा 1947 के इसको जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सेट करता हूँ। सर 1947 में जो पार्टीशन हुआ, जो आपका अशराफ था, जो टॉप क्लास मुस्लिम्स लोग थे, वो लोग सारे लोग पाकिस्तान माइग्रेट हो गए क्योंकि दे वर ऑफर्ड बेटर अपॉर्चुनिटीज। जो लोअर क्लास था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये लोग इधर रह गए, तो पहले से वो थोड़ा सा पिछड़ावन था। एंड सेकेंडली, जो कंटिन्यूस कांग्रेस रेजिमेंट्स रही, गवर्नमेंट्स रही, ये लोग सब लोग ने उनको अपीस किया। मतलब इन लोग ने उनके लिए थोड़े कुछ स्कॉलरशिप दे दिए, कुछ उनके लिए घर बना दिया, कुछ इस तरह का जो छोटी मोटी चीजें दे दे के उनको ऐसे वोट बैंक यूज किया और वो लोग आते रहे। तो जब आपको फ्रीबीज मिलने लगा, मदरसे बनाने लगे, बच्चों को ये लेने लगा, तालीम और उनको जो सेल्फ सफिशिएंट बनाना था उसके पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो एज सच जो ये जस्टिस सच्चर कमिटी है जो बना है, तो दे वर क्लियरली आइडेंटिफाइंग ऑल दिस, बट सच्चर कमिटी वाज आल्सो डन बाय मनमोहन सिंह। बट व्हाट हैज लेड टू दैट कि उनका पिछड़ापन ये अपीसमेंट की वजह से हुआ। सेकेंडली, नरेंद्र मोदी आने से ऐसा कुछ नहीं है, पिछड़ापन तो था, लेकिन आजकल जो सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन ऑफ मुस्लिम जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। अभी यू कैन सी अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स इन द कॉर्पोरेट जॉब्स इन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस। सो आई वुड से ऐसा नहीं कि पिछड़ापन नहीं है, हिंदुओं में भी काफी पिछड़ापन है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग प्रोग्रेसिव हैं और दे आर रीच टू द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। बट yes, I agree to some appeasement was the reason, but नरेंद्र मोदी आने के वजह से सच कोई I don't see Muslims are at disadvantage। उनका ये सबका साथ सबका विकास है, और Hindu as a society they don't see there's a difference। Everybody who has got the talent and the ability can move forward, whether he is irrespective of religion, caste and creed। I can cite so many examples of Muslims who have reached to eminent positions। Dr. Abdul Kalam was our president. He was a Muslim। There have been various chief justice, vice presidents, a lot of eminent persons of Muslim faith. Even Mr. Salman Khurshid, for recent example, he wrote a book saying that Hinduism is equal to ISIS. Hinduism is equal to ISIS. That was the book he was writing. But nobody went to Salman Khurshid's house or threatened him or something like that. That is, again, this was happened in Narendra Modi's government, and in during very recent times, in the last maybe a month's time. So nobody was, of course there was a criticism, but that was a critical criticism in a democratic way. Nobody was ready to threaten him with any dire consequences. So that itself, he was equating Hinduism to ISIS, but there has been no such an empirical evidence to say that. Yeah, Salman Khurshid actually he criticized Hindutva. He praises Hinduism, but he is critical of Hindutva. अच्छा, वो ये कहते हैं कि मेरे घर का जो दरवाजा था उसको आग लगा दी गई, नैनीताल में जो उनका वेकेशन होम है, तो उसको डैमेज किया गया। तो बहरहाल वो कांग्रेस के एक और लीडर हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म भी किया कि सलमान खुर्शीद को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सर ये हिंदुत्व आप लोग को क्या लगता है कि मतलब हिंदुत्व इज नॉट सेपरेट? सी, जैसे इस्लाम में देयर इज अ रिलीजियस इस्लाम एंड देयर इज अ पॉलिटिकल इस्लाम, and they are intertwined। That is the reason of problem। Intertwine of religious and political Islam is, so if you are trying to say Hindutva is a political Hinduism is Hindutva, it is not so। Savarkar was not the discoverer of Hindutva, rather it was discovered by a Bengali gentleman much before। Hindutva का essay जो है, I can cite you that। You cannot put it at the pedestal of RSS or BJP। Hindutva ऐसा कुछ कोई, as such it's a vague concept। If you say it's a political Hinduism which is हिंदुत्व, और रेडिकल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज हिंदू, आप मेरे को बताइए कौन सा रेडिकल हिंदू से आपने मिला है, और वो जो जाके लोगों को मतलब इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ए सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ माय रिलीजन आई वुड हार्म यू, और छुरा मार देगा या इस तरह ट्रक चढ़ा देगा, ऐसा कोई आई हैव नेवर सीन एनी or I have not come across any incident as such। I'm not sure if you can be a better judge। अच्छा विनोद जी, ये बताइएगा कि आप साउथ से है आपका ताल्लुक बेसिकली। हाँ जी। तो साउथ से ही टीपू सुल्तान भी थे, मैसूर जो इलाका था वो कर्नाटका में है अब। तो टीपू सुल्तान को कैसे देखा जाता है इंडिया में?
सर टीपू सुल्तान का दो ओपिनियंस है बेसिकली. वन आई विल टेल यू द पॉजिटिव साइड. ही इज सीन एज अ sort of a freedom fighter against Britishers, and some scientific discovery of firing rockets from a cannon is sort of attributed to him. But he's also seen as a tyrant in terms of, I would not say tyrant, but a lot of animosity towards Hinduism, and a lot of Hindus have been sort of not given same rights. You know, any Muslim ruler would not, because वो concept ऐसा ही है कि any other religion in under a Muslim rule is second rate, so they have to give jizya and all that, and जो jizya देने का तरीका भी है, that is also very humiliating. I don't want to say that. So ये जो हिंदुइज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सेकंड ग्रेड सिटीजन का. एवरीबडी इज इक्वल. सो एनी द बेसिक टेनेंट ये सारे लोग वही फॉलो करते हैं. तो जो लोकल हिस्ट्री में है, जो हमारा जो जनरल हिस्ट्री, इफ यू गो टू द बुक्स ऑफ हिस्ट्री इन कर्नाटका, both the aspects are written, but in the general history, because the leftists and the Congress wrote majority of the history in India, so lot of Hindu heroes have been sort of relegated in the corner, and only a certain set of heroes have been glorified, like the Mughals or the Tipu Sultans. So there are many heroes on the other side, like Maharana Pratap. There are the Om dynasty, the Chola dynasty, the Pallava dynasty, these Vijayanagar dynasty. These have not been glorified. Even the Marathas, the Peshwa, Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj, they have not been glorified. Since I stayed in Maharashtra, I know the bravery of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Maratha kingdom. So actually, in the sense that Mughals were restricted till the northern plateau, they could not go down to south and to the Deccan plateau, only because Marathas were brave enough to restrict. Aurangzeb died in Aurangabad, which is in Maharashtra. He could not go beyond. जी, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टीपू सुल्तान को टायरेंट या जालिम हुक्मरान के तौर पे देखते हैं. तो आप मुझे प्रोग्राम से पहले कुछ बता रहे थे कि दिवाली के मौके पे कुछ हुआ था वहां, वो क्या वाकया था? ये मलकोटी अयंगार्स करके एक सेक्ट है जो दिवाली में मोर देन 1000 पीपल वेर sort of assaulted and killed by Tipu Sultan and his sardars. So वो अभी तक दिवाली नहीं बनाते हैं. मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा बाद में, आप पढ़ सकते हैं. ये वेरीफाइड सोर्स है. तो ये हुआ था और काफी राइट्स हुए थे केरल साइड में, जो उन्होंने ड्यूरिंग इस सॉर्ट ऑफ कैप्चरिंग द होल थिंग. सो उन्होंने लेकिन दोनों चीजें की थी. जो श्रीरंगपट्टनम में एक टेम्पल है उसको भी उन्होंने मेंटेन किया था, लेकिन मतलब इट वाज डायबोलिक. उनका जो ये था, जो डायबोलिक यू कैन से, हु इज गॉट टू फेसेस बेसिकली. तो दोनों तरफ से था. तो ये ओपिनियन थोड़ा डिवाइडेड है, बट यस डेफिनेटली ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो दैट एस्पेक्ट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. अच्छा विनोद जी, ये भी कहा जाता है कि हैदराबाद दक्कन के जो रूलर्स थे, जिनको निजाम कहा जाता था, उन्होंने भी अंग्रेजों की मदद की थी टीपू सुल्तान के खिलाफ. ये सही है बात क्या? नहीं, एक्चुअली जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, इनका भी कैरेक्टर इन द सेंस दैट दे हैड देयर ओन, बिकॉज एवरी रूलर वांटेड टू होल्ड ऑन टू हिज किंगडम. सो उन्होंने हेल्प किया था. लेकिन इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ what you call partition, the Nizam wanted to join Pakistan and he created a force called Razakars. These Razakars have killed a lot of Hindus because in Hyderabad the majority was Hindu and the ruler was a Muslim. So these Razakars, basically Mr. Asduddin Owaisi's ancestry comes from the same Razakars. Now he is claiming a different thing, but these Razakars were used by even the Nizam of Hyderabad to do that. So there is a lot of history in the southern side, but not to the extent as in North India, because North India borne the direct brunt of this partition and the riots. So in South India, definitely there is more cohesion, you can say, between the religions. कासिम रिजवी जो थे ना विनोद जी, वो थे ना रजाकारों के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे. कासिम रिजवी. और उनका बड़ा वो था कि वो एक हैदराबाद दक्कन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे. तो वो जब इंडियन आर्मी आई तो फिर वो पकड़े गए थे और वो कुछ साल जेल में रहे. उसके बाद वो फिर कराची आ गए थे और वो फिर एक गुमनाम वकील के तौर पे ही तकरीबन जो है ना उनकी डेथ हुई.
अच्छा सर, ये बताइएगा कि हिंदुइज्म के बारे में क्या लोगों के वहाँ एटीट्यूड्स हैं कि मसलन कोई अगर यंग आदमी ये कह दे कि जी मैं तो हिंदुइज्म पे यकीन नहीं रखता, मैं तो एथियस्ट हो गया हूँ, तो क्या उसकी जान को खतरा होता है? क्या क्या एटीट्यूड क्या होता है सोसाइटी का? नहीं सर, मेरे मेरे खुद के रिलेटिव्स ही हैं जो बोलते हैं कि आई हैव बिकम एन एथिस्ट। सो एज सच कोई उनका सोशल बॉयकॉट या रिलीजियस बॉयकॉट या इस तरह का कोई होता है, जान का खतरा तो बहुत दूर की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी क्लियर दैट द रिलीजियस इट्स सेक्युलर इन एक्चुअल। सो the government doesn't recognize any religion as official religion of the government. So every citizen is given protection by the constitution. So even if some harm or some threatening कुछ होता है इनके लिए, तो वो भी शायद इट विल, ये हो नहीं सकता सर, ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का सेटअप में कोई मुझे भी। विनोद जी, मुझे कुछ साल पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक बीजेपी का वो एमपी था, हाँ वो जी, कहने लगा कि मैं तो एथियस्ट हूं। तो इसका ठीक है मतलब है कि बीजेपी में भी एथियस्ट हो सकते हैं? सर, बीजेपी में मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बीफ ईटिंग एमपीज भी हो सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के जो एमपीज हैं, दे आर आल्सो ईटिंग बीफ। तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज ये बीजेपी इज जस्ट एनी लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। आरएसएस इज द आइडियोलॉग ऑन बेस्ड ऑन विच BJP has come up. RSS is Rashtriya Swayam Sevak Sangh, and they don't do any politics. They are basically there to serve the people. They put sort of discipline, and so in RSS there are lots of Muslims also. ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप मोहन भागवत जी जो हेड है RSS के, जो आइडियोलॉग हैं, तो ये उनका भी ऐसा कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है कि आप धर्म का भी परिवर्तन कर सकते हो। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप क्रिश्चियन बन सकते हो, आप मुस्लिम बन सकते हो, आपको एथिस्ट बन सकते हो, जो भी यू कैन स्टार्ट योर ओन रिलीजन एंड यू कैन से दिस इज माय रिलीजन, दिस इज माय बिलीफ। इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन वेदर ही फॉलोज योर रिलीजन। इवन वन पर्सन कैन हैव वन रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट से दैट you cannot do that. अच्छा विनोद जी, कुछ ऐसे भी सेक्ट्स हैं, फिरके हैं हिंदुइज्म के जो मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप पे यकीन नहीं रखते, मसलन आर्य समाजी और हिनायाना सेक्ट भी है ना एक। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने लोग होंगे जो आर्य समाजी हैं या हिनायाना सेक्ट को मानते हैं? सर, आर्य समाजी काफी लोग हैं। हिनायाना का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। आर्य समाजी तो करोड़ों में है। लॉट ऑफ आर्य समाजी are there. Even my cousin sister got married in a Arya Samaj because she married a Gujarati. So we were Tamilians and he was Gujarati. So my cousin sister got married to a Gujarati, and वो पद्धति जो है आर्य समाज के जो मंदिर में हुआ, तो आर्य समाज तो इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल एंड इट्स अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो उसमें मूर्ति पूजा, अगर एक्चुअली मूर्ति पूजा जो है ये एक कॉन्सेप्ट है विच जनरली पीपल आइडेंटिफाई हिंदुइज्म विद, बट एज सच इफ यू सी देयर इज इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक स्पिरिचुअलिज्म। आप अगर आप ले लेंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। वी सी गॉड इन एवरीथिंग, इवन इन योर we worship sun, we worship water, we worship wind, we worship all the natural sources. So वहां पे ये सारा चीज जो है, सारा कायनात तो खुदा ही नहीं बनाया है ना। तो हम ब्रह्म से, तो ब्रह्म सब जगह है, और उसके लिए आपको बुत की जरूरत नहीं है। आस्था जो है, चित्त और चेतना, ये आपकी मन की बात है, तो उसके लिए आपको बुत की जरूरत नहीं है। ओनली टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट एक बुद्ध का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, एंड टू आइडेंटिफाई इट फॉर पीपल एंड टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल, ये है। तो इट्स द सेम थिंग एक्चुअली। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि एजुकेशन में हाँ जी, इंडिया कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कैसे कंपेयर करते हैं आप दोनों मुल्कों को इस फील्ड में? सर जी, एजुकेशन में तो इंडिया हैज मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस। आई वुड से दैट इज द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु इन्वेस्टेड अ लॉट इन साइंस। That credit, I would say 90% falls in the credit of Mr. Jawaharlal Nehru. He invested in IITs, IIMs, and various engineering colleges, various social study institutes like Tata Institute of Fundamental Research, Tata Institute of Social Studies. These institutes have reached the world's top levels. The IIT IIMs, the 4 IIT IIMs which were established initially, are the cream. The US
US universities literally wait outside their campuses to get this student. The latest example being Mr. Parag Agarwal. Now he's promoted to the CEO of Twitter, and you have various alumni coming out of this college, like Mr. Sundar Pichai. He's also IIT Kharagpur. Mr. Krishna of IBM, Mr. Shantanu Narain of Adobe, VMware, you name it. There is a lot of Silicon Valley second line, third line entrepreneurs who are not so famous but are doing really well. The Indian doctors, Dr. Abdul Kalam, he was the pioneer in starting the missile research, the rocket research. He started institutions like DRDO. So all this, I would say 90% credit would go to Jawaharlal Nehru. Instead of investing in religion and all that, he invested in science and helped us. Now India is the only country which is producing huge amount of engineers in various fields. The education level is I would say is at the highest level, I would say, and the products which are coming out now after especially 1990, when the initial that was the initial what you call, I would say, जब आपको नींव डालनी पड़ती है और झाड़ लगाना पड़ता है तो रूट्स को ग्राउंड में स्प्रेड करना पड़ता है. आफ्टर 1990 और जो 1991 का हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज इश्यू हुआ, 1991 के बाद हम IMF के पास गए नहीं. दैट वाज द लास्ट बेल आउट पैकेज. सो 1991 जो हमने इकोनॉमी ओपन किया और हमारा जो झाड़ लगाया उसमें फ्रूट्स लगने लगे, और धीरे धीरे जो इंजीनियरिंग का और जो हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल्स, द साइंटिस्ट, all they have come to a level where now we can claim that all this American institutes, up go to NASA, go to any Silicon Valley, any hospitals, there are leading Indian doctors, leading Indian scientists. Even you heard of this LASIK surgery where they put the laser through your eyes, the retina, and rectify your number. That surgery itself, the patent is held by an Indian scientist based in Atlanta in US. I don't know his name, but you can see the amount of research they have done, and that research, you can do a lot of research, but that research has to reach to the common people, and that common people have to benefit from that research. I can cite you an example. When Dr. Kalam was the DRDO chief, he was doing research on composite materials. Means ये सैटेलाइट का जो हेड है ना, इसका वेट हमको कम करना पड़ता है, फ्यूल जो है वो वही क्वांटिटी में लेना पड़ता है. तो आपका अगर सैटेलाइट का वेट कम होता है तो योर सैटेलाइट विल लिव और बी इन द स्पेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. दैट कंपोजिट मटेरियल इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट गोस इनटू स्पेस. द सेम कंपोजिट मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक जयपुर लेक. द हैंडीकैप पीपल जो फिजिकली चैलेंज पीपल है, दे वर यूजिंग वेरी heavy what you call Jaipur foods, which were very heavy and they could not move around. So Abdul Kalam saw this one day, and he was in a program, and one small handicapped child asked him, okay, you're doing this wonderful research, how you can help me with this heavy Jaipur food which I have to carry around? So he was taken aback. Then he remembered this research, and he made this composite material to Jaipur food, and that weight of that Jaipur food was reduced to nearly half. So the physically challenged people benefited. So I'm just trying to convey the benefit of research, which the various luminaries. My hero is Dr. Abdul Kalam. So I think him of great reverence. जी विनोद जी, मुझे पता है कि पंडित नेहरू ने ये जो टर्म है साइंटिफिक टेम्पर, या जिसको कहेंगे साइंसी मिजाज, उसको प्रमोट करने में बहुत रोल अदा किया, और गालबन ये टर्म भी उन्होंने ही इजाद की, साइंटिफिक टेम्पर की. तो वो तो ओपनली कहते थे कि मैं तो हिंदू नहीं हूं, ऑल्दो आई वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली. तो बहुत लिबरल आदमी थे उस लिहाज से. तो अच्छा सर, हम आखिर में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करें, तो किस तरह से ये रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, और किस तरह से जो है दोनों मुल्क फायदा उठा सकते हैं एक दूसरे से? सर मैं तो ये ऐसे इंटरेक्शंस व्हेन द कॉमन पीपल, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी देयर आर वेरियस लेवल्स. इट्स नॉट मोनोलिथ. देयर इज एन डीप एस्टेब्लिशमेंट, देयर इज कॉमन पीपल, एंड देयर इज द एलीट. तो जो कॉमन पीपल एंड एलीट है, इनको एंगेज होना पड़ेगा पहले. जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे कॉमन पीपल में एक डायलॉग क्रिएट करना पड़ेगा, एक दूसरे को जानना पड़ेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड सेकेंडली,
India and Pakistan, I see a lot of opportunity for trade. जैसा बाजवा साहब जो आपके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बोला था कि आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाइए, ये जो दुश्मनी है धीरे धीरे हमको कम करना है, एंड उसी हिसाब से सीज फायर भी हुआ था बॉर्डर में, एंड काफी दिनों से मैं कोई न्यूज नहीं सुन रहा हूँ. तो दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट. अगर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने बोल दिया है तो वी शुड स्टार्ट, बिकॉज दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन और दे कॉल द शॉट्स, तो वी शुड स्टार्ट ट्रेडिंग. Immediate trading opportunities, even India had given the most favored status. जैसा अगर वाघा बॉर्डर आप खोल देते हमारे लिए एंड टू गो टू अफगानिस्तान, इवन द ह्यूमैनिटेरियन नीड्स भी वहां चले जाएंगे, और वी कैन ट्रेड विद दोज ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, and you will get some revenue. Even the pipeline, Iran gas pipeline, can come through Pakistan and come to India, and you can charge the charges, and that will create some kind of leverage for Pakistan to India. We are short of cement. Your cement, Fauji cement, has a lot of extra capacity. The cement can come down to India, and medicines and lot of things India can give. Our software expertise can be given to Pakistan. Your people can come and work. So I think there is a lot of opportunity which I see both in terms of India and Pakistan. जो synergy जो है अगर हम लोग create कर सके political level में, अगर कोई व्हाट यू कॉल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और लोगों के बीच में प्यार आ जाए, विथस्टैंडिंग ये जो हिस्ट्री का जो बैगेज है, और थोड़ा सा रिलीजन फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में कम हो जाए, और जिस हिसाब से ये टीएलपी वाला इश्यू आ रहा है या टीटीपी वाला इश्यू आ रहा है, ये अगर थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज ऐसे मुझे लग रहा है कि दे आर कॉलिंग द शॉट्स. अभी जैसा जिस हिसाब से टीएलपी ने धरना किया और पूरा लॉकडाउन किया, आपके मेन हाईवेज में आपको गड्ढे खोदने पड़े उनको रोकने के लिए. that is a very serious situation, and we don't want such people to come to an issue of prominence in Pakistan. We want sane people like you. So many other people are there, saner voices are there, which I see on the television. Mr. Rauf Kasla is there, so many people are there. One Miss Arzu Kazmi is there, Alia Shah is there. There are so many saner people who want good relationship. Even in People's Party, Aetaz Hassan is there. So many people are there who want good relationships, and we also want good relationship with Pakistan. We don't, and a lot of opportunities for trade. As I said, cement, software, power. We can give you a lot of power. अभी आप लोग ने जो कोल पावर प्लांट चाइना से मंगाए, they are extremely polluting. अभी हमारा पावर सरप्लस हो गया है गुजरात और राजस्थान. We can give you पावर शॉर्टेज की वजह से. आपका जो इवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध, we can ONGC is a company which is into oil exploration, so they can bid for some oil blocks in Balochistan, and we can see a lot of synergy there. So I am positive about that कि ये जो history of baggage है और ये जो तू मैं जनरली होता है, तुमने ये किया उसने ये किया, तो उस तरह का नैरेटिव से हम अगर बाहर निकल सके और जनरल गवर्नमेंट लेवल में अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाता है, एंड कश्मीर का भी जो मसला है as the status is, and we agree on both the ends to live at this moment what it is, the status quo is maintained, I would see there's a great future. सही. विनोद जी, आपने मुझे बहुत वक्त दिया और बहुत थॉट प्रोवोकिंग बातें की. तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों में जो है वो सैनिटी प्रिवेल करे और ये दोनों मुल्क जो हैं अमन के रास्ते पे चल पड़े और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाएं. तो Yes, sir. उसी में दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा है. Yes, sir. तो इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं. खुदा हाफिज. Thank you, sir.